हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पिछले टॉपिक में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में चर्चा किया था और आज हम अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को सारणीबद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर होती थी तो हम प्रतिबिंब कहाँ बनाते थे, प्रतिबिंब का आकार क्या होता था, उसकी प्रकृति क्या होती थी। तो सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं कि यदि हमारी वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब को कैसे हम सारणीबद्ध करेंगे। तो हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है और ये कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वहाँ फोकस होता है, ये फोकस है। अब वस्तु हमारी अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। जैसे सपोज डेट हमारी वस्तु यहाँ रखी है, इधर अनंत मान लेते हैं हम, वस्तु हमारी यहाँ रखी हुई है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब का आकार क्या होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो हम इनको सारणीबद्ध करेंगे। तो पहले हम फिगर के द्वारा समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है वो पहले भी बता चुके हैं और सीख लीजिए। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरण जब उससे चलती है दर्पण से, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण जब चलेगी दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो दोनों जो रेखाएं हैं वो मुख्य फोकस पर काटती हैं। तो बनने वाला जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनना है, बिंदु आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनना है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। तो इस प्रकार हम सारणी बना सकते हैं और सारणीबद्ध हम जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति, आकार और प्रकृति को उसमें दर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्थिति हो गई। हमारी दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ये हमारा अवतल दर्पण है। फिर हम अवतल दर्पण बनाए हैं। ये वक्र जो ध्रुव है और ये उसका मुख्य अक्ष होता है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। यहाँ फोकस होता है। अब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सपोज डेट हमारा अनंत इधर होता है, यहाँ हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ मानते हैं। अब इससे जो प्रकाश किरण चलेगी, एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये प्रकाश किरण गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से गुजारेंगे। जब फोकस से प्रकाश किरण जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से जाएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो यदि हमारी जो वस्तु है वो अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है, इसकी आकृति क्या होती है, वस्तु से छोटा होता है। और कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर है, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे, उसको सारणीबद्ध कैसे करेंगे। अब वस्तु हमारी कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। इसे जानने के लिए हम प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण से टकराएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराती है और कहाँ से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से गुजारेंगे, ये भी हम मुख्य फोकस से गुजार सकते हैं। जब फोकस से टकराती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है हमारा कहाँ बना, यानी वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बना। इसका आकार क्या है, वस्तु के आकार का है, यानी कि जितनी साइज वस्तु की है उतना ही साइज प्रतिबिंब का है। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति में क्या है, चौथी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, चौथी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, बनाते हैं प्रतिबिंब। प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, यहाँ मुख्य फोकस हो जाता है। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से ही गुजार देंगे। अब जो दूसरी प्रकाश किरण जाएगी वो यहाँ टकराएगी, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा हमारा यहाँ बनेगा। और क्या है, इसका साइज इससे अधिक है। तो हम लिख सकते हैं जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और इसका आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है। इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा है। ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या है, पांचवी स्थिति में क्या है, फिर बनाते हैं हम अवतल दर्पण। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, हमने अनंत पर वस्तु रख चुके हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख चुके हैं, वक्रता केंद्र पर रख चुके हैं और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख चुके हैं। अब हमारी जो पांचवी स्थिति है, हम वस्तु को फोकस पर रख सकते हैं। जब हमारी वस्तु फोकस पर होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। हर प्रतिबिंब में ये जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। फिर अगली कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम दूसरी जो प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से होकर गुजार सकते हैं, या फिर हम इसके ध्रुव पर जब
तिरछी आपतित होगी तो वह जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। सपोज डैट हम इसके ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित करते हैं, यहाँ ध्रुव है, तो ये जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, यानी कि I बराबर R हो जाएगा। तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये वस्तु है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, स्थिति क्या है प्रतिबिंब की, अनंत पर। और उसका आकार क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा बनेगा। और उसकी प्रकृति क्या होगी, क्योंकि दर्पण के सामने है तो प्रकृति जो होगी उसकी वास्तविक तथा उल्टी होगी। इन पांच स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं। जबकि जो हम छठी स्थिति पढ़ेंगे उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वो देखिए कैसे बनेगा। सपोज डेट अब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। अब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो अवतल दर्पण में यही एकमात्र स्थिति ऐसी है जिसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ हम रखते हैं वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, ये रख गई हमारी वस्तु। अब यहाँ से जो एक प्रकाश किरण जाएगी वही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण हम इसमें भी जो दूसरी प्रकाश किरण जाएंगी इसकी भी दो स्थिति होंगी। या तो दूसरी प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजार सकते हैं या फिर हम इसके ध्रुव से होकर गुजार सकते हैं। वो कैसे गुजारेंगे, देखिए यदि हम ध्रुव से होकर गुजारें, ध्रुव पर यदि प्रकाश किरण तिरछी आपतित होती है तो जिस कोण से आपतित होती है उस कोण से परावर्तित हो जाती है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। इसी को अब जब ये रेखा कहीं नहीं काट रहे तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं रेखाओं को जब हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं रेखाओं को हम पीछे साइड में देखेंगे, ये कहाँ पर जाकर एक दूसरे को काटेंगे। जब हम आभासी रूप से प्रतिबिंब बनाते हैं तो आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। ये रेखा सपोज डेट यहाँ काटती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा यहाँ बनेगा। ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया। तो अवतल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में यही एकमात्र स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम लिख सकते हैं सारणी में कि जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से बड़ा होता है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आभासी तथा सीधी है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं और अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को एक सारणी द्वारा समझते हैं जिसे हम ट्रैक के रूप में
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक सारणी बनाई है। सारणी के पहले कॉलम में ओ लिखा है, ओ माने ऑब्जेक्ट, आई दूसरे कॉलम में हमने आई लिखा है, आई माने इमेज। यहाँ हमने अनंत का सिंबल बनाया है। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और यहाँ पर भी हम फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत बनाए हैं। यदि हम इन दोनों के बीच में बात करें तो यहाँ हम मान सकते हैं कि यहाँ जो वस्तु होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। यहाँ यदि वस्तु होगी तो वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है हम यहाँ मानेंगे। और यदि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी तो बनने वाले प्रतिबिंब को हम यहाँ मानेंगे। ये हो गई हमारी सारणी। इसी को हम अब समझते हैं, उसके लिए एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, पोल, और ये सपोज डेट मुख्य अक्ष है। यहाँ मुख्य अक्ष होती है वक्रता केंद्र फोकस को मिलाने वाली रेखा। ये ध्रुव, ये तुम्हारा ध्रुव है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इस सारणी को? यदि हम याद कर लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारा रखी है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि वस्तु हमारी फोकस पर है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। हमको ये सारणी याद कर लेंगे तो हमको अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं हम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखें कैसे बता सकते हैं। जैसे सपोज डेट पहली स्थिति में हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अनंत हमारा इधर मान लेते हैं, वक्रता केंद्र के इधर। यहाँ जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था? फोकस पर बना था। ये पहली स्थिति है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था? यहाँ फोकस पर बना था। जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, यानी वस्तु हम अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ रखते हैं वस्तु को नंबर 2 में, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता था। दूसरी स्थिति में यहाँ बनेगा। तीसरी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र पर बनता था। चौथी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते थे, तो चौथी स्थिति में हम वस्तु को रख देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा बनता था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र या अनंत के बीच। तो चौथी स्थिति में जो है यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ये बन गया। देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है वस्तु, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब पांचवी स्थिति में हम वस्तु को फोकस पर रख दें, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? यहाँ अनंत पर बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो हम यदि इस सारणी को याद कर लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा, वस्तु हमारी कहाँ रखी है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। और हम ये भी आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 5 स्थितियाँ हैं अवतल दर्पण के सामने, यदि इन 5 स्थितियों में अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब
यहाँ समझते हैं, देखिए यदि वस्तु हमारी अनंत पर है, यदि वस्तु हमारी अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, फोकस पर, ठीक है। और उसकी जो साइज है वो बिंदु आकार का होगा, काफ़ी छोटा होगा, बिंदु आकार का बहुत छोटा होगा, ठीक। यदि वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, ये वस्तु रखी है हमारी, ये जो वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, नंबर 2, ठीक है। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा, यहाँ छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तीसरी स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब बना है हमारा वक्रता केंद्र पर। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। चौथी स्थिति में हम वस्तु को यहाँ रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो जो प्रतिबिंब है हमारा वो यहाँ आ जाएगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। उसका आकार क्या होगा, वो वस्तु से बड़ा होगा, यानी वक्रता केंद्र से यदि हम इधर आएंगे तो प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, और वक्रता केंद्र से यदि हम इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा, ठीक। तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगली स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो वस्तु हमारी नंबर 4 कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा 5 नंबर पर कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि इधर जाने पर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है और वक्रता केंद्र से इधर आने पर प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, ठीक। अगला पॉइंट है 5वां, यदि हमारी वस्तु फोकस पर रखी है, यदि वस्तु हमारी फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा, अनंत पर आ रहा है। इसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा, यानी जो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार, यानी उसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। आइए यहाँ पे भी समझते हैं। यदि ये हमारी ओ मात्रा ऑब्जेक्ट, आई माने इमेज, यदि वस्तु हमारी अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा। उसका आकार क्या होगा, बिंदु आकार, बहुत छोटा, बिंदु आकार, ठीक। दूसरी स्थिति, यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। उसका आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। तीसरा नंबर, यदि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा होगा, समान आकार का, यानी प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, समान आकार का, ठीक है। 3 स्थिति होगी। चौथी स्थिति, यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा, ठीक। अगली स्थिति, यदि हम फोकस पर रख दें वस्तु को तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था, इधर बताया है अनंत पर बन रहा है, फोकस पर रखी हो
तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ये 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? वो हमेशा, यहाँ लिख देते हैं, चाहे यहाँ लिख दें, वो हमेशा वास्तविक तथा वास्तविक व उल्टा होता है। इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब रह गई एक स्थिति जिसमें हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? जिसमें हम वस्तु को यदि रख दें फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब जो बनता था हमारा वो दर्पण के पीछे बनता था, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता था। देखिए यहाँ पर भी बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ से जब किरण जाएगी कहाँ से गुजरती है? फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण यदि हम वक्रता केंद्र से यहाँ से गुजार दें ऐसे, तो वो दर्पण से टकराएगी, जिस मार्ग से जाएगी उसी से वापस आ जाएगी। इन 2 रेखाओं को हम पीछे मिला सकते हैं यहाँ, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन जाएगा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। छठी स्थिति में ऐसे बनेगा। आगे पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला पॉइंट है नंबर 1, दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों यानी कि शेविंग मिरर में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 2, डॉक्टरों द्वारा दांत, नाक, कान, गले आदि का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कार तथा रेल इंजनों में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इमेज के थोड़े से भाग पर अच्छा प्रकाश फैले। अगला पॉइंट है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि परावर्तक दूरदर्शी में अवदृश्य के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा अवतल दर्पण के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।